सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन के अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के 10 चरण कौन कौन से होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो क्रेब्स साइकिल में कैसे प्रवेश करता है, कुल कितने एटीपी का लॉस होता है और कुल कितने एटीपी जनरेट होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है। देखिए, कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है ना, कोशिकाओं में जो सेल्स होती है ना, उसमें भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यानी जो सेल्स होते हैं उसमें फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो एनर्जी जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, उस क्रिया को कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो 3 प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। कौन कौन सा? पहला हो गया ग्लाइकोलाइसिस, फिर हो गया क्रेब्स साइकिल और फिर हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब जो ये ग्लाइकोलाइसिस होगी ना, वो साइटोसोल में होगी। ठीक है, साइटोसोल ये यहाँ पर उसके अंदर जो सेल्स है ना, ये सेल हो गया। इस सेल के अंदर जो साइटोसोल होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पर ये ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो कोशिकीय श्वसन है, जो सेलुलर रिस्पायरेशन, वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन, यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। यदि कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे कहते हैं एरोबिक श्वसन, यानी कि वायवीय श्वसन के रूप में जाना जाता है। और यदि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे एनारोबिक श्वसन के रूप में जाना जाता है। अब जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें क्या होता है कि भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीडेशन हो जाता है, जबकि एनारोबिक श्वसन में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। और एरोबिक श्वसन में क्रिया के फलस्वरूप अंत में जानते हैं क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मीय ऊर्जा बनती है। जबकि एनारोबिक श्वसन में क्रिया के फलस्वरूप अंत में कार्बन डाइऑक्साइड तथा लैक्टिक एसिड बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि जो कोशिकीय श्वसन है उसमें कितने चरण होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोशिकीय श्वसन में, सेलुलर रिस्पायरेशन में टोटल 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा हो गया क्रेब्स साइकिल और तीसरा हो गया ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। यहाँ पर इस डायग्राम से देखिए, ये पहला क्या हो गया, ये ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस 10 चरणों में से होकर के गुजरता है। फिर यहाँ से जो ये पाइरूवेट से आगे चल करके जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ फिर ये प्रवेश करता है एसिटिल कोएंजाइम के द्वारा क्रेब्स साइकिल में, और फिर क्रेब्स साइकिल के द्वारा फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस ये सेलुलर रिस्पायरेशन की चलती रहती है और इसके फलस्वरूप एनर्जी उत्पन्न होती है, एटीपी का निर्माण होता है। यही है सेलुलर रिस्पायरेशन। अब जान लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। देखिए, सारी कहानी ग्लाइकोलाइसिस की जानते हैं कहाँ से शुरू होती है? ग्लूकोज से शुरू होती है और पायरुविक एसिड में ख़त्म हो जाती है। तो अब जो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक बनने में जो पूरी प्रोसेस होती है वही ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है उसका पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन यानी कि ब्रेक डाउन होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कोशिका के साइटोसोल में होता है, जो अभी हमने वहां पर डायग्राम में देखा था। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वहां पर साइटोसोल में होता है। और यह एक एनारोबिक रिस्पायरेशन है, अर्थात अवायवीय प्रक्रिया है। अर्थात इसके लिए क्या है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और ये ग्लाइकोलाइसिस जानते हैं श्वसन क्रियाओं का, सभी प्रकार की श्वसन क्रियाओं का पहला चरण है, प्रथम चरण है ये ग्लाइकोलाइसिस। अब देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस को सर्वप्रथम किसने खोजा था। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस को ना सर्वप्रथम एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नस ने खोजा था। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि चाहे ग्लाइकोलाइसिस बोल दो या ईएमपी पाथवे बोल दो, दोनों ही इसके नाम हैं ग्लाइकोलाइसिस के। अब जान लेते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो क्या होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का प्रथम चरण है और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज का प्रत्येक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के रूप में। ठीक है,
और ग्लाइकोलाइसिस 10 चरणों में पूरी होती है और इसमें कई एंजाइम कार्य करते हैं। अब इसको डिटेल से देख लेते हैं। ये जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, इसका रिएक्शन है, इसको पूरा डिटेल से देखते हैं, तभी समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से इसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज है, ये यहाँ पर जो ये लिखे होते हैं ना, ये फास्फोहेक्सोकाइनेज, ये एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज ये फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम से क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर जानते हैं कुछ एनर्जी भी लॉस हो रही है, ये एटीपी से एडीपी में। एटीपी का मतलब हो गया एडिनोसिन ट्राईफास्फेट और एडीपी का मतलब हो गया एडिनोसिन डाईफास्फेट। तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट से एडिनोसिन डाईफास्फेट में ये जो है इसकी एनर्जी खत्म हो रही है। तो जैसे वही होता है ना कि हम पहले क्या करते हैं, दुकान एक खोलते हैं, उसमें कुछ जमा पूंजी लगाते हैं, फिर हम उसमें से देखते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा। तो उसी प्रकार से जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है, इसमें पहले के कुछ स्टेप्स में एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर एनर्जी का लॉस होगा और फिर इसके बाद एनर्जी हमारी जनरेट होगी लास्ट में। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, एनर्जी इसमें लॉस हुई। फिर इसके बाद जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम से क्रिया करके फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फास्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट में कन्वर्ट हुआ, किसके एंजाइम्स की सहायता से, फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की सहायता से। फिर यहाँ पर भी देखिए क्या हो गया, एटीपी से एडीपी, यानी कि यहाँ पर भी एनर्जी लॉस हो रही है और ये प्रक्रिया कहलाती है फास्फोराइलेशन। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब ये फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट, यहाँ से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रक्टोज 1,6 जो डाईफास्फेट है ना, ये एल्डोलेज से क्रिया करके 2 भागों में टूट जाती है। कौन कौन सी, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, 2 भागों में टूट गया ये। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ना, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये आगे चल करके क्या बनाएगा, 1,3 डाईफास्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसके देखिए 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, क्योंकि ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन था वो भी इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आइसोमरेज होकर के ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, और 1,3 डाईफास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। यहाँ तक बन गया ये। अब जब 1,3 डाईफास्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया, फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो है डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है। जहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज लग गया ना, वहाँ पर जानते हैं क्या होगा, NADH का प्रोडक्शन होगा। ये NADH क्या है, NADH का मतलब है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, NAD का फुल फॉर्म क्या है, NAD का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज जहाँ लग गया, वहाँ हमें समझ लेना है कि NADH का प्रोडक्शन होगा। तो फास्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से अब क्या होगा, 2H के परमाणु, ये ठीक है 2 हाइड्रोजन परमाणु निकल जाते हैं और ये निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जो अब NADH प्लस H में बदल जाता है और 2NADH बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि फास्फोरिलीकरण में एक और फास्फेट अणु फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से जुड़ जाता है और यह फास्फेट का जो अणु है ना, वो फास्फोरिक एसिड से प्राप्त होता है और अंत में 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ये देखिए 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। अब यहाँ से क्या होगा कि 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड जो है उच्च ऊर्जा वाला फास्फेट का अणु है, ये पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, जिससे 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। ठीक है, फिर ये
देखिए 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये फास्फेट समूह एडीपी के साथ संयोग करके एटीपी कन्वर्ट कर रहा है। ये देखिए एडीपी से एटीपी में जो है यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 2 एटीपी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा इसको, यहाँ पर अब 2 एटीपी का निर्माण हुआ, यहाँ पर 2 NADH का निर्माण हुआ। ठीक है, अभी यही सब आगे जो है बताएंगे कि इसके कितने एटीपी बने, टोटल कहाँ कहाँ से एनर्जी जनरेट हुई। तो यहाँ पे 2 NADH का निर्माण हो गया, यहाँ 2 ATP का निर्माण हो गया। और सबसे पहले हमने शुरू में क्या देखे थे कि एक ATP का लॉस हुआ था। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया कि क्या बना था, हमारा 1,3 डाईफास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया था, और फिर इसके बाद जो है ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया था। अब इसके बाद 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जब बन गया तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम्स की सहायता से क्रिया करके 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ये देखिए 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड इनोलेज एंजाइम्स, ये आ गया यहाँ पर, इनोलेज एंजाइम्स की सहायता से 2 फास्फो इनोल पायरुवेट का निर्माण करता है। ठीक है, 2 फास्फो इनोल पायरुविक एसिड का यहाँ पर निर्माण करेगा, और फिर अंत में जो है फास्फो इनोल से पायरुविक एसिड के उच्च ऊर्जा वाले जो फास्फेट अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होगा, अलग होने से पायरुविक अम्ल व एटीपी बनते हैं। ये देखिए लास्ट में क्या हुआ, पायरुविक एसिड बन गया, और क्या हुआ, 2 एटीपी का यहाँ पर फिर निर्माण हो गया। तो वहाँ पर हमने देखा कि NADH 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बने और 2 ATP बने, और फिर यहाँ पर ये फिर 2 ATP बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया ना। तो ग्लूकोज से लेकर के यहाँ तक पायरुविक एसिड तक बनने की पूरी जो प्रोसेस है ये कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए लास्ट के प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, पायरुविक एसिड बन रहा है और एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब जान लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इस प्रक्रिया में हमको मिला क्या। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए हमको क्या क्या मिला यहाँ पर जान लेते हैं। हमको मिले थे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि हमको क्या क्या मिला। 4 ATP का निर्माण हुआ था, 2 ATP अभी और 2 ATP वहाँ पर बीच में, तो टोटल 4 ATP जनरेट हुए, और 2 NADH भी बने थे। ठीक है, 2 NADH भी बने थे। ठीक है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये जानते हैं ये एक NADH जो है 3 ATP के बराबर होता है, तो यहाँ पर 2 NADH हैं, तो ये कितने ATP के बराबर हो गए, 6 ATP के बराबर हो गए। ठीक है, तो 4 ATP प्लस 6 ATP हो गए। ठीक है, 2 NADH बराबर कितने ATP के, 6 ATP के, तो ये 6 ATP हो गए, और 4 ATP यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर और इसके ऊपर बना था, तो टोटल कितने हो गए, 6 और 4 10 ATP हो गए। ठीक है, अब जब ये 10 ATP हो गए तो हमको पता था कि शुरू की प्रक्रिया में -2 ATP भी गया था। ठीक है, 2 ATP का लॉस हुआ था, एनर्जी हमारी लॉस हुई थी ना, तो टोटल यहाँ पे 10 में 2 चले गए, कितने बचे, 8। ठीक है, तो 8 ATP टोटल हमारे जनरेट हुए, किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में पायरुविक एसिड का निर्माण हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने पूरा इस प्रक्रिया में देख लिया ग्लाइकोलाइसिस में। अब ये पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए अब प्रवेश कर रहा है। ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रक्रिया साइटोसोल में हुई, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। अब जो पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर रहा है अंदर की तरफ, तथा वहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है, जो कि क्रेब्स चक्र में प्रवेश करती है। ठीक है, अब इसके बाद जब क्रेब्स चक्र के बाद फिर एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और जो ऑक्सीडेटिव, जब क्रेब्स चक्र के बाद जो वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो वायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में ETS के द्वारा ATP का निर्माण होना ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस जो है होती रहती है। ये वाली जो पूरी प्रोसेस है ये
ये होती रहती है। यानी कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुविक एसिड होगा वो एसिटिल कोएंजाइम के द्वारा यहाँ पर ये क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करेगा और फिर क्रेब्स साइकिल के द्वारा फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा सेलुलर का रिस्पायरेशन चलता रहता है और एटीपी का प्रोडक्शन होता है जो हमें एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। तो अगली जो हम वीडियो देखेंगे वो हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल, उसमें कितने स्टेप होते हैं और वो किस प्रकार से एटीपी का उसमें जनरेशन होता है।